जय हिंद मित्रों। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत महान साइंटिस्ट जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनका जो योगदान है वो आप लोगों के समक्ष डिटेल में रखेंगे और इनका जो संघर्ष है, इनकी वजह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना डेवलप हो पाई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से मेडिकल साइंस में जो इतना तरक्की हुई है, ये सब बातें मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। मित्रों, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डीप में गया और मैंने ओहलर साहब के योगदान को समझा, इनके संघर्ष को समझा, तो मेरे अंतरात्मा में एक आवाज़ उठी कि इनके संघर्ष को लोगों के सामने लाया जाए, बच्चों को इनके संघर्ष से रूबरू कराया जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना पॉपुलर है आप जानते ही होंगे। कुछ बच्चे इसको टफ बताते हैं, जो मेहनत करते हैं उनके लिए आसान हो जाती है। इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देन है जो आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है, बड़ी सी बड़ी बीमारियों को चुटकियों में सॉल्व कर देता है, चुटकियों में ठीक कर देता है। एक दवा खाते ही हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये सब किसकी देन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देन है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं, तो साइंटिस्ट को गालियां देते हैं कि किसने डेवलप कर दिया, इसे हमारा बवाल बढ़ा दिया, हमें पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आप जरा हमें बताइए, अगर ये सब ना डेवलप हुआ होता तो क्या हम इतना एडवांस हो पाते? हमारा जो मेडिकल साइंस है, अब देखिए इनका डिपार्टमेंट देखिए, ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ सर्जरी थे, तो इनका जो योगदान है वो मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया। आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, पीछे देखिए उसमें फार्मूला लिखा रहता है और उन दवाइयों में आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज ज़्यादा होता है। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना बनता तो बताइए ये दवाइयाँ इतना डेवलप कैसे हो पाती? तो मित्रों, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ उससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट का संघर्ष है, जो योगदान है, मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं और उन बच्चों को इसे भी पढ़ाना चाहता हूं ताकि उनके अंदर कठिन टॉपिक को पढ़ने का साहस डेवलप हो। तो यही सब आशाएं लेकर इनका जो संघर्ष है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, फ्रेडरिच ओहलर का जन्म जर्मनी में हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1800 ईस्वी को। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1882 ईस्वी में हुई थी। मतलब ये 82 साल तक जिंदा रहे। और किस कंट्री में पैदा हुए थे? जर्मनी। और इनके 6 बच्चे थे। मेरी आदत है मित्रों, मैं जिसका भी हिस्ट्री उठाता हूँ तो ऑलमोस्ट सब कवर करने की कोशिश करता हूँ। इनकी जो उच्च शिक्षा है वो heidelberg यूनिवर्सिटी में हुई और इनके पिताजी का नाम अगस्त एंटोन ओहलर था। इनके कार्यों से इनको जो अवार्ड मिला उस अवार्ड का नाम है कॉपले मेडल और ये कब मिला? 1872 में मिला। इनका जो एजुकेशन है वो कहाँ हुआ? हायर एजुकेशन, फाइनल एजुकेशन कहाँ हुआ? वो heidelberg यूनिवर्सिटी में हुआ और वहीं पर इन्होंने कौन कौन सा डिग्री लिया? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ सर्जरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ये सब डिग्रियां इन्होंने लिया। अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनको बचपन से ही किस चीज़ में इंटरेस्ट था। इनको बचपन से ही इंटरेस्ट था मित्रों मिनरल कलेक्टिंग। मिनरल्स आप समझ ही रहे होंगे, जो ज़मीन पे पाए जाने वाले कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो इनको अद्भुत लगता था, आश्चर्यजनक लगता था, जो इनको थोड़ा अलग लगता था, तो ये उसको कलेक्ट करते थे, उसका स्टडी करते थे। और ये गुण इनके अंदर हायर एजुकेशन में नहीं बल्कि बचपन से ही डेवलप था। इनके अंदर ये ललक बचपन से ही था और ये मिनरल्स को कलेक्ट करते थे, उसका स्टडी करते थे। और यही नहीं, इनके अंदर आर्ट की भी कला थी। मतलब ये ड्राइंग में भी इंटरेस्ट रखते थे, साइंस में इंटरेस्ट रखते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि ही बिगेन
केमिकल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया इन ए होम लेबोरेटरी। कहाँ स्टार्ट किया मित्रों? किसी बड़े लेबोरेटरी में नहीं स्टार्ट किया, बल्कि अपने घर में इन्होंने जो लेबोरेटरी बनाई थी उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। और ये लेबोरेटरी किसके मार्गदर्शन में बनाई गई थी? इनके पिता के मार्गदर्शन में बनाई गई थी, प्रोवाइडेड बाय हिज फादर। ही बिगेन केमिकल एक्सपेरिमेंट इन ए होम लेबोरेटरी प्रोवाइडेड बाय हिज फादर। इनके पिताजी ने घर में ही इनके लिए एक लेबोरेटरी बनाया था जिसमें ये क्या करते थे? केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते थे। अगर कहा जाए कि अगर ये भविष्य में कुछ बड़ा किए तो इसके पीछे किसका योगदान है, तो मैं कहूँगा मित्रों इनके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है और उसमें कुछ वो आगे करना चाहता है तो माता पिता को वो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए कि जिसमें वो कुछ आगे कर सके। तो इस तरीके से इनका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और सपोर्ट इनको मिलता गया। फिर आगे क्या हुआ देखिए। ही परफॉर्म्ड मेनी रिसर्चेज अंडर द डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट जोसेफ बर्जीलियस। अब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मित्रों, जब ये यूनिवर्सिटी में गए हायर स्टडी ये करने लगे तो वहीं पर इनकी मुलाकात किससे हुई? एक केमिस्ट से हुई जिनका नाम है बर्जीलियस। और ये कहाँ हुई? स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है वहाँ हुई। और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने बड़े बड़े रिसर्च किए, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, बड़े रिसर्च किए उन्हीं के मार्गदर्शन में। तो इनके मेन गुरु कौन थे मित्रों? बर्जीलियस। अब इसके बाद में ही ट्रांसलेटेड मेनी ऑफ बर्जीलियस साइंटिफिक राइटिंग्स इनटू जर्मन। अब चूंकि वो स्वीडन के थे तो उनकी जो भाषा थी वो स्वीडिश थी। अब ये उसको सीख कर समझ कर इन्होंने क्या किया? बर्जीलियस के बहुत सारे रिसर्च पेपर को किसमें ट्रांसलेट किया? जर्मन में ट्रांसलेट किया, क्योंकि ये जर्मनी के थे और अपने देश के बच्चों के लिए उनको भी आगे ले चलने के लिए इन्होंने उसका ट्रांसलेट किसमें किया? जर्मनी में, ताकि वहाँ के लोग भी इसे पढ़ें और समझें। अब इसके बाद में मित्रों ही रोट अबाउट 275 बुक्स, एडिशंस एंड पेपर्स। ये सब अध्ययन करने के बाद में इन्होंने लगभग 275 किताबें, पेपर, रिसर्च ये सब पब्लिश किया अपने लाइफ टाइम में। अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रिसर्च स्टूडेंट्स वर ट्रेंड इन हिज लेबोरेटरी। और यही नहीं, ये जब बड़े हुए, जब ये टीचर बने, प्रोफेसर बने, तो इनके लेबोरेटरी में लगभग 8,000 स्टूडेंट्स रिसर्च किए। इन्होंने 8,000 स्टूडेंट्स को लगभग उस योग्य बनाया। 8,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने लगभग PhD करवाया। ये बहुत बढ़िया सराहनीय काम इनका रहा शिक्षक के रूप में भी। ही इन्वेस्टिगेटेड मोर देन 25 केमिकल्स। लगभग 25 केमिकल से ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया, खोज किया। और इसके साथ ही वाज द फर्स्ट टू सेपरेट एल्यूमिनियम बाय रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इन 1825। पहली बार इन्होंने एल्यूमिनियम को सेपरेट किया। किससे? एल्यूमिनियम क्लोराइड से। जो आज हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं दरवाजों में, खिड़कियों में, अगर ये सेपरेट ना होता तो आज इसका इस्तेमाल ना हो पाता। शुक्रिया अदा करिए इनका, जो आज हम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। ऐसे महान साइंटिस्टों की देन है, सलाम है इनको। और इन्होंने यही नहीं, अभी हम इसके पहले बताए थे ना कि मिनरल्स कलेक्टिंग का इनके अंदर बहुत बड़ा शौक था बचपन से ही। तो मिनरल्स में ही जो धरती से निकाले जाते हैं उन्हीं को मिनरल्स कहते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कई सारे एलिमेंट इकट्ठा रहते हैं।
तो इसके पहले लोगों को वो मिनरल तो पता थे, लेकिन उसमें जो एलिमेंट थे उनको सेपरेट करने का तरीका नहीं पता था। और इन्हीं मिनरल से इन्होंने प्रयास किया अपने लाइफ में, और क्या क्या किया, एल्यूमिनियम को सेपरेट किया इसके कंपाउंड से, बेरिलियम को सेपरेट किया, एट्रियम को सेपरेट किया, टाइटेनियम को किया, बोरान को किया, सिलिकॉन को किया, और इसके साथ ही कैल्शियम कार्बाइड, बोरान नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, इन सब का भी प्रिपरेशन का टेक्निक इन्होंने डेवलप किया। तो मित्रों, ये सब इनके जो कार्य हैं बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। अभी मेन कार्य बचा हुआ है जिसकी वजह से ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाए, और वह कार्य है यूरिया का लैब में निर्माण। आप लोग जानते ही हैं कि फ्रेडरिच ओहलर के जो गुरु थे बर्जीलियस, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसमें उन्होंने कहा था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो या तो प्लांट से मिलेंगे या तो एनिमल से मिलेंगे, इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। मतलब सिर्फ इनको भगवान बना सकता है, इंसान के बस में नहीं है। और अभी तक यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ से होता था? किडनी से होता था। जो एनिमल्स की किडनी होती है ये खून से यूरिया का फॉर्मेशन करती है। मतलब इसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन ओहलर ने यह साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। जबकि इनके गुरु कह रहे थे कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसान के हाथ में नहीं है। क्या इनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि नहीं थी? थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। भगवान श्री कृष्ण 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था, और 18 के 18 दिन अर्जुन को सिर्फ एक ही चीज समझाए थे कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं भी अपने वीडियो में आप लोगों को यह समझाता रहता हूं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ओहलर ने साबित कर दिया कि कुछ असंभव नहीं है। इनके गुरु कहते रह गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसान नहीं बना सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से नहीं बन सकता। इन्होंने सबको गलत साबित करके इतिहास रच दिया और यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया। मित्रों, जब ये यूरिया का फॉर्मेशन किए तो इनको इतना खुशी मिली, इन्होंने अपने गुरु को पत्र लिखा और बताया कि अब मैं यूरिया को बिना मनुष्य और कुत्ते के किडनी के सहायता से बना सकता हूं। तो मित्रों, ये रहा इनका महत्वपूर्ण कार्य, और इस कार्य की वजह से मित्रों ओहलर बहुत ही महान वैज्ञानिकों में शामिल हो गए। ओहलर हैज आल्सो बीन रिगार्डेड एज ए पायनियरिंग रिसर्चर, और ये अग्रिम रिसर्चर में शामिल हो गए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1828 एज ए रिजल्ट ऑफ हिज लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ यूरिया। इन्होंने जो लेबोरेटरी में यूरिया बनाया उसके वजह से बहुत महान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिए, और इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, इतिहास पलट के रख दिया। और इसी वजह से मित्रों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कंपाउंड इन्होंने लैब में बनाया। इसी वजह से इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो इन्होंने यूरिया का निर्माण किया, यह ऐसे इतना आसान काम नहीं है जैसे बता दिया जाता है कि अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिया। इसके पीछे कुछ माथापच्ची है, इनका संघर्ष छिपा है, उसे भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इन्होंने यूरिया बनाया इसके लिए इन्होंने 3 कंपाउंड का सहारा लिया। वो 3 कंपाउंड क्या हैं? एक तो है लेड साइनेट, और दूसरा है अमोनिया, और तीसरा है वाटर। वाटर आप जानते ही हैं। तो इन तीनों का इन्होंने रिएक्शन कराया। किसका किसका कराया? लेड साइनेट PbOCN का होल ट्वाइस, NH3 अमोनिया और H2O वाटर। तो अब देखिए रिएक्शन हुआ कैसे। सबसे पहले आप ये जानिए अमोनिया और वाटर मिलकर क्या बनाए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाए। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेड साइनेट से रिएक्शन किया
और यहाँ पर डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, मतलब इसका एनायन उसके साथ, उसका एनायन इसके साथ। तो देखिए इस रिएक्शन को, लेड साइनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों रिएक्शन किए तो हाइड्रोक्साइड चला गया लेड के साथ और साइनेट चला गया अमोनियम के साथ, और बन गया लेड हाइड्रोक्साइड और अमोनियम साइनेट। अब इसके बाद मित्रों अमोनियम साइनेट दो पार्ट में ब्रेक हुआ, अमोनिया में और साइनिक एसिड में, HOCN इसको कहते हैं साइनिक एसिड। तो अमोनियम साइनेट किस में ब्रेक हुआ, अमोनिया और साइनिक एसिड में, और ये दोनों मिलकर बाद में किसका निर्माण किए, यूरिया का निर्माण किए। इन दोनों के एडिशन से क्या बना, यूरिया बना मित्रों। तो ये है यूरिया का जो केमिकल रिएक्शन है कि यूरिया कैसे बना, वो मैंने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। तो मित्रों फ्रेडरिच ओहलर ने जो यूरिया का निर्माण किया लैब में, इससे मनुष्य को बहुत हेल्प मिला। यूरिया का वेरियस सेक्टर में बेहतरीन यूज है। तो यूज आप यूरिया पर एक बार नज़र डालिए। सबसे पहला यूज है फर्टिलाइजर के रूप में, मतलब जो खेतों में यूरिया पड़ता है नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अगर ये ना बनाते तो इतना सुविधा ना हो पाता हमारे लिए। तो मित्रों इसी यूरिया की देन है जो खेतों में पैदावार बढ़ाई जा रही है, जो यूरिया का यूज किया जा रहा है। अगर यही ना होता तो खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे हो पाती। तो सबसे पहला यूज है मित्रों फर्टिलाइजर के रूप में। अब इसके बाद यूरिया का दूसरा यूज है रेजिन के रूप में, कपड़ा और कागज बनाने में इसका यूज किया जाता है। और तीसरा यूज है मित्रों यूरिया का ऑटोमोबाइल में, जो गाड़ियों के ईंधन से धुआं निकलता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक पोल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। इसी को कम करने के लिए मित्रों ऑटोमोबाइल में यूरिया का यूज किया जाता है। और इसके बाद लेबोरेटरी लैब में मित्रों यूरिया को एक केमिकल रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। इससे बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। प्रोटीन डीनेचुरेंट के रूप में इसका बेहतरीन यूज होता है। केमिस्ट्री में ही एक प्रोसेस है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और उसमें यूरिया का बहुत ज़बरदस्त यूज है। तो ये रहा लेबोरेटरी यूज। इसके बाद देखिए मेडिकल यूज इसका बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बहुत सारे क्रीम ऐसे बनाए जाते हैं स्किन के, जो स्किन को रिहाइड्रेशन प्रदान करते हैं। जो सूख जाता है, पानी जो सूख जाता है, वो नमी को बरकरार रखने के लिए यूज होते हैं। तो ये मित्रों मेडिकल में कुछ यूज मैं बता रहा हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे यूज है। अब यहाँ इतने शार्ट में सब लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट यूज है वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। इसके बाद अगला है BUN टेस्ट। अब ये BUN टेस्ट क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें ब्लड का टेस्ट किया जाता है, जिससे यूरिया के माध्यम से कितना नाइट्रोजन की मात्रा है ब्लड में वो निकाली जाती है। तो इसका यूज किस रूप में होता है मित्रों, नाइट्रोजन की मात्रा निकालने में ब्लड में। अब इसके बाद देखिए यूरिया फायर प्रूफ सब्सटेंस है, इस वजह से इसका यूज फायर सेफ्टी सिलेंडर्स में किया जाता है। यूरिया पोटेशियम बाइकार्बोनेट के मिक्सचर के रूप में इसका यूज होता है। तो मित्रों यूरिया का जो इतने सारे यूज आप देख रहे हैं, ये सब फ्रेडरिच ओहलर की देन है। इन्होंने ही यूरिया को लैब में बनाकर यूरिया के यूज को इतना पॉपुलर किया, और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक मार्ग और खोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अब लैब में भी बनाए जा सकते हैं। तो इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे कंपाउंड बनाए, लेकिन ये रास्ता किसने दिखाया, ये रास्ता इन्होंने दिखाया। अब मित्रों मैं एक अपनी इच्छा आपको बताना चाहता हूं, इस पर आप एक बार विचार करिएगा। जैसे जब आप ये सुनते हैं कि फ्रेडरिच ओहलर ने यूरिया का खोज किया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका, लेकिन इससे एक थ्योरी फ्लॉप हुई। कौन सी थ्योरी मित्रों, बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर कोई और होता बर्जीलियस तो हम मान सकते थे कि
बर्जीलियस बहुत बेकार साइंटिस्ट था। लेकिन मित्रों, बर्जीलियस कौन थे पता है? फ्रेडरिच ओहलर के गुरु थे। जैसे आप लोग गाना सुनते हैं तो गाने में आपने जो अभिनय किया है उसको पहचान जाते हैं, जो सॉन्ग को गाया है उसको पहचान जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जान पाते हैं कि उस सॉन्ग को लिखा किसने है। तो लोग सॉन्ग के राइटर को बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका है पता है? सॉन्ग के राइटर को है। वही प्रदान किया है लिरिक्स, तभी जाके ये सब जो है अपना टैलेंट दिखा पाए हैं। तो उसी प्रकार से ओहलर ने भले ही यूरिया का फॉर्मेशन किया, लेकिन बर्जीलियस के मार्गदर्शन में ओहलर ने जो रिसर्च किया, इतने सारे वर्क किए, उनसे जो इन्होंने सीख लिया, मित्रों कहीं ना कहीं उसकी देन है जो ये इतना महान कार्य कर पाए हैं। तो मित्रों, यूरिया के निर्माण में जितनी भूमिका मुझे फ्रेडरिच ओहलर की नजर आती है, उतनी ही भूमिका बर्जीलियस की भी नजर आती है। उनके ही मार्गदर्शन में मित्रों ओहलर ने हाई लेवल का रिसर्च किया था, तो इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई शिष्य आगे बढ़ता है तो उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। मित्रों, आप लोग अक्सर ये गाना गाते हैं ना कि सलाम रॉकी भाई, तो असली रॉकी वो नहीं, असली रॉकी ये हैं ओहलर। असली हीरो ये हैं जो इतनी बड़ी क्रांति ला दिए हैं, आदमी का कितना काम आसान कर दिए हैं। तो मित्रों, जाते जाते मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, सलाम ओहलर भाई। तो चलते हैं मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।